नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। हम लोग अपने टॉपिक पाचन तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। पाचन तंत्र में हम लोगों ने ग्रसनी और ग्रसनाल तक देख लिया था। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा अमाशय का। जो विद्यार्थी आज हमारे इस चैनल को देख रहे हैं या उन्होंने अभी पहले के लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगी, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं और वहाँ से अपने और लेक्चरों को कवर करके यहाँ से वीडियो देखें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमाशय। अमाशय की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें इसकी देखना है संरचना। ठीक है, तो संरचना में सबसे पहले जो है वो हमारा था यहाँ मुख गुहा। मुख गुहा के बाद से मुख गुहा के बाद यदि भोजन प्रवेश करता है तो उसके बाद जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद यहाँ से ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जे वाला अपना जो भाग रहता है ये रहता है अपना ग्रासनाल वाला भाग, और इसके बाद से जो फिर बाद में जो यहाँ से भोजन होके जाएगा यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है, और यहाँ से जो भोजन जाएगा तो फिर जाएगा वो हमारा कहाँ, अमाशय में। तो आज हमको इसी टॉपिक पे चर्चा करनी है। फिर यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से हमारी ये छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, ये है हमारा अमाशय। ठीक है, ये है अमाशय, ये है अपनी ग्रसनी। इनकी चर्चा हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये है अपना ग्रसनाल। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कल विस्तृत चर्चा की थी और मुख गुहा के भी हमने विभिन्न भागों को देखा था। तो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें अमाशय। तो आज हम अमाशय को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अमाशय की यदि हम बात करें तो अमाशय की संरचना कुछ इस प्रकार से देखी अभी हमने। ठीक है, फिर यहाँ से अपनी छोटी आंत स्टार्ट होगी, तो ये है हमारा अमाशय। ठीक है, अमाशय में आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें एक इस प्रकार से एक यहाँ पे संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस संरचना को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे पाई जाती है एक संरचना, इस संरचना को कहते हैं हम लोग म्यूकोसा। म्यूकोसा आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। ये संरचना कहलाती है अपनी म्यूकोसा। इस म्यूकोसा में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और जठर ग्रंथियों से ही जठर रस स्त्रावित होता है। क्या होता है? जठर रस स्त्रावित होता है। ये यहाँ से इस प्रकार से ये जो है ये यहाँ से जठर रस स्त्रावित होता है। ठीक है, जठर रस को यदि हम बोलें तो यह तनु HCl। ठीक है, तनु HCl यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यदि हम सबसे पहले इसकी बात करें यहाँ से तो अपना भोजन आएगा, तो इसकी यदि हम आकृति देखें सबसे पहले तो अमाशय की जो आकृति होती है वो किस आकार की होती है? तो यह एक थैलेनुमा संरचना होती है। ये थैलेनुमा इसकी संरचना होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें भोजन रुकता है। कितना? लगभग यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भोजन 3 से 4 या 4 से 5 घंटे 4 से 5 घंटे इसमें भोजन रुकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे इसमें भोजन रुका है
तो वो क्या होगा, जब भोजन इसमें प्रवेश करेगा तो जो ये म्यूकोसा वाली जो हमको संरचना दिख रही है इसमें पाई जाती है जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। तो जठर रस इस भोजन में मिलके क्या करेगा, इसको और सरल भागों में तोड़ेगा। ठीक है, जब इसको और सरल भागों में तोड़ेगा तो बाद में भोजन इसके यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, प्रवेश करेगा छोटी आंत में। बाद में भोजन प्रवेश करेगा छोटी आंत में। ठीक है, तो जो ये वाली जो जठर ग्रंथियां हैं और इससे जो ये जठर रस स्त्रावित हुआ, इस जठर रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण उन एंजाइम के कारण उस एंजाइम के कारण भोजन क्या है, जो उसकी जटिल भोज्य पदार्थ जो हमारे जटिल पदार्थ में था तो वो सरल पदार्थ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो ये जठर रस है इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एंजाइम देखेंगे अपन लोग किसमें, जठर रस में विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम देखेंगे। तो सबसे पहला एंजाइम जो है, तो सबसे पहले यदि हम एंजाइम की बात करें तो वो है पेप्सिन। नाम सुना होगा आपने, यह एंजाइम है पेप्सिन। अब पेप्सिन का कार्य क्या होता, तो याद रखना जो ये वाला एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है, तो जो हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, जो भोजन में प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को यह पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में परिवर्तित करता है। पेप्टोन में परिवर्तित करता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 2 से 3 बार आप लोगों को इसको पढ़ना है तभी ये याद हो पाएंगे। तो पेप्सिन का कार्य क्या हुआ, जो भोज्य पदार्थ में अपना प्रोटीन था उसको इसने तोड़ा, उसने इसको मतलब प्रोटीन को और सरल भाग में तोड़ा और उसको परिवर्तित कर दिया पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में, नंबर 1। ठीक है, दूसरे वाली अगर हम बात करें तो इसमें पाया जाता है रेनिन। क्या पाया जाता है, रेनिन एंजाइम। अब ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, तो ये जो रेनिन एंजाइम है, तो जो ये हमारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, प्रोटीन को या प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, देखो ये एंजाइम है, जठर रस में पाए जाते हैं, तो इन सभी का अपना अपना कार्य है। जो पेप्सिन है वह प्रोटीन को क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में परिवर्तित करेगा। प्रोटीन की यदि हम पाचन की बात करें, प्रोटीन के पाचन की बात करें तो वो होगा हमारा रेनिन। ठीक है, क्वेश्चन अगर आए कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है तो हमारा रेनिन। अब इसमें आपको रेनिन में एक बात बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहली बात, रेनिन किस में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो रेनिन जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु, अब नवजात शिशु जो बिल्कुल जो पैदा होते हैं, नई उम्र के होते हैं, नवजात शिशु मतलब 0 से 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक। ठीक है, जो 0 से 8 वर्ष तक के जो शिशु होते हैं उनमें यह रेनिन पाया जाता है, जो क्या करता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है।
इसीलिए आप लोग खुद सोचिए, जब बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम लोग अगर दूध पिलाते हैं तब भी उनका पेट खराब नहीं होता। यदि अगर हम लोग जैसे बड़े हो जाएं तो कभी कभी अगर किसी को जो दूध सूट नहीं करता है उसको यदि दूध पिला दिया जाए तो यदि उसका पेट खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह 8 वर्ष तक ही पाया जाता है, इसके बाद तो इसका काम खत्म हो जाता है। तो इसलिए मतलब कि ये नवजात शिशु होते हैं उसमें जो ये प्रोटीन के पाचन करता है, दूध में प्रोटीन का पाचन करता है, वो करता है रेनिन। यहाँ दूध में थोड़ा कर लें, दूध में ठीक है, सॉरी, ये दूध में प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जो दूध में प्रोटीन उपस्थित होता है उसको पचाने में सहायता कौन करता है? रेनिन। ठीक है, दूध में ठीक है, दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, दूसरी बात, और रेनिन कहाँ पाया जाता है? तो रेनिन पाया जाता है, ये रोमांथी जंतु होते हैं। कौन होते हैं? रोमांथी जंतु, जीव जंतु। अब आप लोग कहेंगे कि ये रोमांथी जीव जंतु कौन कहलाते हैं? तो रोमांथी जीव जंतु कहलाते हैं यही जो अपने गाय हो गई, गाय भैंस है ना, गाय भैंस बकरी आदि है ना, तो ये कहलाते हैं अपने कौन? रोमांथी जीव जंतु। इनमें जो रोमांथी जीव जंतु होते हैं इनमें रेनिन एंजाइम हमेशा पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने कि दूध में प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है रेनिन, नवजात शिशु 0 से 8 वर्ष तक उनमें पाया जाता है और रोमांथी जीव जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें अभी हम लोगों ने रेनिन के बारे में देखी। अब हम लोग देखेंगे अपने नए एंजाइम के बारे में। ठीक है, तो तीसरा जो एंजाइम है, तीसरा जो हमारा एंजाइम है वो है हमारा जठर लाइपेज। क्या एंजाइम है? जठर लाइपेज। अब इसकी क्या भूमिका होती है? तो जो ये जठर लाइपेज होता है, भोजन में कभी हम लोग जैसे वसा ले लेते हैं, वसा किस में पाए जाते हैं? जैसे अपने ऑयली वस्तुएं हो गई, जैसे हम लोग पूड़ी पराठे वगैरह इन सब का सेवन करते हैं, तो इनसे क्या होता है? हमारे शरीर को वसा मिलती है। तो ये वाला एंजाइम है, तो जठर लाइपेज क्या करता है कि वसा को जो ये वसा होती है इसको और सरल भागों में तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? तो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब आप लोग यह सोचेंगे कि ये वसीय अम्ल ग्लिसरॉल क्या है, तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जो ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है यह वसा की, किसकी? वसा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वसीय अम्ल क्या है? तो वसीय अम्ल वसा की सबसे छोटी इकाई है। बात समझ में आई? अब जठर लाइपेज के बाद यदि हम बात करें तो चौथा एंजाइम पाया जाता है जठर म्यूसिन पाया जाता है। अब जठर म्यूसिन क्या है? तो अभी हम लोगों ने अमाशय की जो संरचना देखी है, तो अमाशय की संरचना क्या क्या देखी? कुछ इस प्रकार से देखी थी अभी हम लोगों ने, इस प्रकार से हम लोगों ने ये अमाशय की संरचना देखी थी अभी यहाँ से अपनी छोटी आंत स्टार्ट हो गए। तो अमाशय में यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि कौन पाया जाता है?
तो म्यूकोसा झिल्ली पाई जाती है जिससे जठर रस स्त्रावित हो, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उससे जठर रस स्त्रावित होता है। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। तो जो ये जठर म्यूसिन एंजाइम है ये भी इसी जठर रस से स्त्रावित होता है। तो ये क्या करता है, इसका जो कार्य है, जो अमाशय की ये वाली जो आंतरिक दीवारें आपको दिख रही हैं, ये आंतरिक दीवारें हैं अमाशय की, तो यह जठर म्यूसिन अमाशय की, किसकी, अमाशय की आंतरिक अमाशय की आंतरिक दीवारों को क्या करता है, सुरक्षित करता है या रक्षा करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, अमाशय की आंतरिक दीवारों को सुरक्षित करता है। कौन करता है, तो वो है हमारी जठर म्यूसिन। कैसे, जैसे कभी हम लोगों को जैसे एसिडिटी बढ़ जाती है, हम लोग देखते हैं, हमें कब्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, भोजन कहाँ रुकता है, तो वो तो अमाशय में रुकता है। कितना, लगभग 4 से 5 घंटे के समथिंग रुकता है। तो मतलब कि उसमें जो भी भोजन में कुछ प्रकार की समस्या आती है, तो जो यहाँ की जो आंतरिक दीवारें होती हैं, इसको इस एंजाइम की सहायता से क्या होती है, सुरक्षा प्रदान होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब जो हमारा 5वां एंजाइम है लास्ट, वो है हमारा तनु या डाइल्यूट HCl। ठीक है, एक ये एंजाइम है। अब इसकी यदि हम बात करें, तनु HCl की यदि हम बात करें, तो सबसे पहला जो भोजन में उपस्थित, जो भोजन में मतलब कि बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह रहते हैं, तो हानिकारक कीटाणु क्या करता है, रक्षा करता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं एवं किससे, बैक्टीरिया आदि से रक्षा करता है। ठीक है, और इसके अभी हम कार्य की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहला देखा कि यह भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं से रक्षा करता है। दूसरा, इसका कार्य होता है भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, पचाने में सहायक होता है। ठीक है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसके बाद यदि हम बात करें, अगर अमाशय में, ये आपको याद रखना नोट। ठीक है, यदि अमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, यदि HCl की मात्रा बढ़ जाए, मतलब कि अमाशय में तनु HCl की मात्रा में वृद्धि हो जाए, तो क्या होगा, तो हमको एसिडिटी होती है। क्या होती है, एसिडिटी। अच्छा, तभी समझ में आया, जब हम लोगों को एसिडिटी होती है तब हम लोग इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है कि यह जो हमारे अमाशय में HCl की मात्रा होती है, तो यह इसको क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है या कम कर देता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आपको यह याद रखना है कि यदि अमाशय में HCl की मात्रा कम हो जाए, मतलब यदि इसकी मात्रा कम हो जाए, तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है तब कब्ज होती है। ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यह आपको याद रखना है, ठीक है, कब्ज होता है, ठीक है। अब यदि हम इसके पीएच मान की बात कर लें, किसके, तनु HCl के, तनु HCl के यदि हम पीएच मान की बात कर लें तो तनु HCl का पीएच मान लगभग 1 से 1.5 तक होता है, 1.5 तक, ठीक है। तो यह इसका पीएच मान आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अमाशय के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है, ठीक है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। अभी आपको इसमें एक बात और हम बता दे रहे हैं, जो ये अपना तनु HCl है, तनु HCl है, तनु HCl है, तो इसमें लगभग कितना 95% तो केवल वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर या पानी। और इसके बाद यदि हम इसमें एसिड की बात करें, एसिड, तो इसमें केवल 5% एसिड होता है, एसिड होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि तनु HCl में एसिड की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 5%, और इसमें HCl की मात्रा, वो वाटर की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 95%। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। अमाशय के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अच्छे से अध्ययन किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। बाकी इसके बाद की जो चर्चा है वो हम लोग कल करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे। कल हम लोग इसमें अग्नाशय और यकृत को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।